नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार ट्रस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से आज मैं आपके सामने क्लास 10 की जो पहली चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसको आपको समझाने के लिए आया हूं। और मुझे पूरा विश्वास है मेरा कि आपको ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि मैंने हर एक तरीके से इसे तैयार किया हूं और इस तरह तैयार किया हूं ताकि आपको सहज रूप में, आसान रूप में समझ में आए। हर एक चीज़ों के शब्दावलियों को मैंने, जो पारिभाषिक शब्द होते हैं, उसको मैंने तोड़ तोड़ कर रखा हूँ। आपका जो एनसीईआरटी का बुक है, पहली पेज में क्या लिखा हुआ है, सेकंड पेज में क्या लिखा हुआ है, थर्ड पेज में क्या लिखा हुआ है, उसके अनुसार से हमने तैयार किया है। ठीक है, कुछ हमने एक्स्ट्रा और जगह से ऐड भी किया हूँ ताकि आपको 10 जगह इधर उधर समय बर्बाद ना हो ढूंढने में। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो मैं आपको शुरू कर रहा हूँ, आपको यदि हमारे क्लास से जुड़ना है तो आप निसंकोच ट्रस्ट इंस्टीट्यूट से जुड़ जाएं। आपको फ़ायदा होगा, निसंकोच फ़ायदा होगा। और एक बार आप जुड़कर देखें, आपको हर तरह की चीज़ें यहाँ मिलेगी। साइंस का, आर्ट्स का, और 12 की, 11 की, 12th की, 10th की, 9th की, 8th की सारी चीज़ें ट्रस्ट इंस्टीट्यूट आपको अवेलेबल कराएगा। थोड़ी बीच में मैं कक्षाएं नहीं ले पाया था, इसका कारण क्या था, कुछ मैं अपने आप को अपडेट कर रहा था। अपडेट करने का मतलब जो सिस्टम लाना था वो नहीं आया था। ठीक है, इसलिए सोचा था कि कुछ दिन रुक कर ही बढ़िया तरीक़ा से शुरू करूँगा। तो ठीक है, आपका बहुमूल्य समय बर्बाद ना करते हुए मैं आज आपका क्लास लेना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। तो मेरा यही है ट्रस्ट इंस्टीट्यूट मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, और हमारे सहयोगी का भी मोबाइल नंबर है, आप इनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लास के लिए। तो क्लास शुरू किया जाए। तो मैं आपके सामने मैं शुरू कर रहा हूँ रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। अब किसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन, मैं एक एक शब्दों को तोड़ तोड़ कर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ, ठीक है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, कोई इंट्रैक्शन करके, ठीक है, नए पदार्थ बनाते हैं, एक नया पदार्थ बन रहा है, दो पदार्थ आपस में क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन कर रहे हैं, इंट्रैक्शन करके क्या बना रहे हैं, एक नया पदार्थ बना रहे हैं। ठीक है, जिनके गुण पहले वाले पदार्थ से, मतलब जो दो पदार्थ लिए थे आप और जो रिएक्शन के बाद जो नया पदार्थ बना है, जो नया पदार्थ का गुण है वो पहले वाले पदार्थ से अलग है, तो ऐसी क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, इसको दूसरे तरीका से भी आप लिख सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के, जो एटम होता है, परमाणुओं के आपसी आबंध, आबंध मतलब होता है बंधन, के टूटने और जुड़ने, टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसे भी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा, पारिभाषिक परिभाषा जो है स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट शब्दों में लिख दिया हूं, सरल शब्दों में लिखा हूं कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ, क्या बोला, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, जिनके गुण पहले वाले पदार्थ से अलग होते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। दूसरे तरीका से भी आप इसे परिभाषित कर सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध, जो भी परमाणु का आबंध मतलब होता है बंधन का जुड़ना या टूटना, जो परमाणु टूट रहा है या जुड़ रहा है, ये प्रक्रिया भी यदि हो रही है किसी, तो उसे भी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं एक बार। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो अलग अलग पदार्थ हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, मिलकर क्या बना रहे हैं, पानी बना रहे हैं, तो एक नया पदार्थ क्या बन रहा है, पानी। यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। इसे इक्वेशन में दे दीजिए, 2H2 + O2 2H2O, ये क्या हो गया, एक आपका रासायनिक अभिक्रिया का प्रमाण हो गया कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, पानी बना रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है उसका लक्षण क्या है। ठीक है, जैसे बीमारी का लक्षण होता है कि नहीं, कुछ बीमारी आता है आपको सिम्टम देगा वो। ठीक है, ये लक्षण है भाई, यदि सर्दी हो गया है, खांसी हो गया, तो उसका अपना सिम्टम होता है। उसी तरह रासायनिक अभिक्रिया का भी अपना एक लक्षण होता है, तो वो क्या क्या लक्षण है देख लेते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। पहला, गंध में परिवर्तन, उसका जो स्मेल है, वो जो गंध है, वो रासायनिक अभिक्रिया जब होगा तो आपका गंध में परिवर्तन होगा, इसका स्मेल बदल जाएगा। ठीक है, प्रकाश उत्पन्न होना, जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो प्रकाश उत्पन्न होगा, जैसे पटाखे का जलना, जब, तो क्या होता है वहाँ
बारूद के बीच एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसके कारण क्या हो रहा है, वो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। तापमान में परिवर्तन, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ सकता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर घटेगा, जो भी होगा तापमान में भी परिवर्तन होगा, ठीक है। गैस का निकलना, ठीक है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो गैस भी निकल सकता है, ठीक है, गैसों का निकलना, ठीक है। उसके बाद देखा ध्वनि उत्पन्न होना, हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया हो तो कुछ बुड़बुड़ाहट जैसी ध्वनि हो, चाहे ज़्यादा ध्वनि हो, जैसे पटाखे जब फूटते हैं तो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न होते हैं। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था मतलब क्या है, ठोस, द्रव, गैस, ये बदल सकता है, ठोस है गैस बदल सकता है, गैस है तो द्रव अवस्था में आ सकता है, तो वो भी हो सकता है। अवक्षेप बनना, कोई रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो क्या होता है, एक नीचे अविलय पदार्थ बैठ जाता है। आप देखिएगा परखनली में जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, तो कुछ ऐसा चीज मिलेगा जो नीचे क्या होगा, परखनली में बैठा हुआ मिलेगा। वो बैठा हुआ चीज को हम क्या कहते हैं, अवक्षेप, प्रिसिपिटेट कहते हैं उसको, ठीक है, वो भी बन सकता है। तो ये टोटल रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है। इसे आप एग्जाम में यदि लिखना होगा तो आप ऐसे भी दर्शा सकते हैं, पॉइंट वाइज करके दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या बताया मैंने, रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण आपकी किताबों में से 3-4 दिया हुआ, मैंने जहां तक और हुआ वो लाके समाहित कर दिया हूं, जोड़ दिया हूं। जैसे गंध में परिवर्तन, प्रकाश उत्पन्न होना, गैसों का निकलना, ध्वनि का उत्पन्न होना, अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, अवक्षेप बनना, रंग में परिवर्तन, ठीक है। जब अब इसको हम और विस्तार से थोड़ा देख लेंगे एक एक करके, ताकि आपको ज्यादा अच्छा से समझ आ जाए। तो पहला क्या बताए थे, गैसों का निकलना। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस निकल सकती है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, जिंक, जिंक क्या है, एक मेटल है, धातु है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, H2, ठीक है। तो ये क्या है, गैस का निकलना, ठीक है। मतलब क्या है कि एक धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकाल रही है। तो यह एक आपका प्रमाण हो गया रासायनिक अभिक्रिया में गैसों का निकलना। रंग में परिवर्तन, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। रंग में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया समय के समय पदार्थ रंग बदल सकता है। क्या होता है, रंग बदल सकता है। जैसे लोहे पर जब जंग लगता है तो उसका रंग भूरा हो जाता है। ये सब याद रखिएगा, रेलवे के एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है, आपके 10 में भी पूछा जा सकता है। तो आपका रंग में परिवर्तन आ दिया, मैं आपको उदाहरण सहित बता रहा हूं, आप लिखने में भी यूज कर सकते हैं इसको। तो रासायनिक अभिक्रिया के समय पदार्थ क्या होता है, रंग बदल सकता है, ठीक है। जैसे लोहे पर जंग लगने से उसका रंग भूरा हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, तापमान में परिवर्तन, टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के समय उष्मा निकल सकती है, ठीक है, हीट निकल सकती है या अवशोषित हो सकती है, ऑब्जॉर्ब भी हो सकता है या निकल भी सकता है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के समय उष्मा निकल सकती है या अवशोषित हो सकती है, ठीक है। अवक्षेप बनना, प्रिसिपिटेट का बनना, ठीक है, प्रिसिपिटेट का बनना। मतलब अब क्या होता है प्रिसिपिटेट, मैं आपको लिख दिया हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप उसे आराम से लिख भी सकते हैं। कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया में अघुलनशील, अघुलनशील कौन, घुलनशील तो नीचे बैठेगा नहीं, जो घुल जाएगा वो नीचे बैठेगा नहीं, जो अघुलनशील होगा वही बैठेगा, ठीक है। जैसे बालू और पानी को मिला दो तो कैसे बालू नीचे बैठ जाता है, तो अघुलनशील हुआ। उसी प्रकार कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया में अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, अवक्षेप बनता है, उसे हम अवक्षेप कहते हैं, ठीक है। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो अवक्षेप भी बन सकता है, कोई जरूरी नहीं कि हर एक बार बनेगा, लेकिन बन सकता है। तो जो पॉसिबल कंडीशन है, जो हो सकता है, वो मैं आपको एक जगह लाकर रख दिया हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, आराम से आप सब चीज को छोटी छोटी चीजों में तोड़ तोड़ कर पढ़ सकें। ध्वनि उत्पन्न होना, जैसे कुछ रासायनिक अभिक्रिया में आवाज भी उत्पन्न होती है, जैसे पटाखे के फूटने पर, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, अच्छा छोटा सा उदाहरण है। आगे देखते हैं, प्रकाश उत्पन्न होना, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश भी उत्पन्न होता है, जैसे कि आपके क्लास 10 की पुस्तक में दी हुई है, पहले चैप्टर के पहले पेज पर ही दिया हुआ है कि जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाने का एक प्रयोग दिखाया गया, वहां पर दिया गया है। तो जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है तो वहां श्वेत प्रकाश देगा, कैसा लाइट देगा, व्हाइट, ठीक है, श्वेत प्रकाश के साथ जलता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम को जब जलाया तो मैग्नीशियम जो जल रहा है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है और वहां पर क्या हो रहा है, वो कैसा लाइट दे रहा है, श्वेत लाइट, ठीक है, व्हाइट लाइट दे रहा है, और वो बन क्या रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं। अवस्था में परिवर्तन, तो आप लोग सब जानते हैं कि अवस्था क्या होता है, जनरली हम लोग बच्चे में या और सब अवस्था 3 ही देखते हैं, ठोस, द्रव, गैस। जबकि क्लास 9 में आप देखिएगा, शायद पुरानी NCERT में है, 5 अवस्थाएं दी गई, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है,
और एक है आपका प्लाज्मा अवस्था और एक है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन अवस्था। ठीक है, तो वो बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो क्या होगा, ठोस से द्रव बन सकता है, द्रव से गैस बन सकता है, ये सब अभिक्रियाएं हो सकती है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों की अवस्थाओं में भी परिवर्तन होता है। जैसे मोमबत्ती के जलने पर उसका कुछ भाग क्या होता है, पिघल जाता है, द्रवित हो जाता है। द्रवित मतलब होता है पिघल जाना, द्रवित होकर नीचे गिरना, और कुछ भाग वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जल जाता है, वाष्प में परिवर्तित होकर जलता, तो ये क्या हो गया, अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, द्रवित होना तो मतलब क्या है, मोमबत्ती जो है वो ठोस है, गला तो वो द्रव बन गया, वेपर बन गया तो वो गैस बन गया, तो ये भी हो गया अवस्था में परिवर्तन। आगे देखते हैं, एक एक करके मैं सबको तोड़ तोड़ कर आपके लाया हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, इसको कैसे परिभाषित करते हैं, क्या लिखना है एग्जाम में। ठीक है, मैं वही बता रहा हूं जो आप एग्जाम में परफॉर्म कर सके। ठीक है, मैं आलतू फालतू की चीजें मैं नहीं लेकर आया हूं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या है। आप जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों के द्वारा, किसके द्वारा, रासायनिक सूत्र के द्वारा। रासायनिक सूत्र क्या होता है, जैसे हमने जल का सूत्र ले लिया H2O, ये हो गया सूत्र। ठीक है, रासायनिक सूत्रों के द्वारा। और चिन्ह क्या हो गया, जब भी रासायनिक अभिक्रिया आप बताते हैं तो आपको चिन्ह से बताना पड़ता है, आप दोनों ओर प्लस देते हैं। ठीक है, और बहुत सारा साइन लिखते हैं, यदि वो लिक्विड अवस्था में है, गैसियस अवस्था में है, तो बहुत सारा साइन देके आप वहां से प्रदर्शित करते हैं। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों के द्वारा और चिन्हों की सहायता से संक्षेप में लिखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, रासायनिक समीकरण। तो छोटा सा याद रखना है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम सूत्र के द्वारा और चिन्हों के सहित प्रदर्शित करें। ठीक है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र के द्वारा और चिन्हों के सहित प्रदर्शित करें तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए, वही उदाहरण लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2, ये फार्मूला हो गया, सूत्र हो गया। साइन क्या हो गया, जैसे ये चिन्ह के द्वारा, ये चिन्ह के द्वारा, ठीक है, तीर के द्वारा, ये सब चिन्ह हो गया, उसके द्वारा प्रदर्शित कर दिए तो क्या बन गया, ये रासायनिक समीकरण, इसे हम व्यक्त किए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आपको किसी प्रकार का कोई मन में सवाल हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दूं। क्लास से जुड़ने के लिए भी आप आ सकते हैं। अब आगे देखते हैं, रासायनिक समीकरण लिखने का क्या क्या नियम होता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण वो क्या नियम है, हमको जब रिप्रेजेंट करना रहता है रासायनिक समीकरण को तो हमको किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है। तो इसे हम पॉइंट वाइज करके दे दिया, 1 2 3 4 करके। ठीक है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों को, ठीक है, क्या कहते हैं, अभिकारकों को उनके संकेतों और या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारक किसको कहते हैं मैं बता देता हूं, आगे आपको मिल जाएगा ये भी परिभाषा में। अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसको क्या कहेंगे, अभिकारक। तो पहला क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। तो अभिकारक हमेशा किधर लिखा जाएगा, बाईं ओर। जो भी उसका संकेत है अभिकारक का उसको हम कहां रखेंगे, बाईं ओर रखेंगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं, रासायनिक अभिकारकों के सूत्रों के बीच योग का चिन्ह है। दो अभिकारक है तो बीच में योग का चिन्ह पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए अभी हमने पढ़ा था H2 + O2 क्या बन गया, H2O। ठीक है, H2O बन गया। तो ये क्या हुआ, दो अभिकारक है, बीच में हमने कोई चिन्ह दिया कि नहीं, प्लस का चिन्ह। ठीक है, तो उसको वही लिख रहा है, रासायनिक अभिकारकों के सूत्रों के बीच, ये एक सूत्र हो गया, ये एक सूत्र हो गया, उसके सूत्रों के बीच कैसा चिन्ह लगाए हम, योग का चिन्ह दिया जाता है। दूसरा क्लियर हो गया। तीसरा देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद को, अब उत्पाद किसे कहते हैं वो भी देख लेते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में बनता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, जब दो पदार्थ आपस में भाग लेते हैं और एक नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद भी कहते हैं। जो नया पदार्थ बना वो मेरा उत्पाद हो गया, जो भाग लिया वो अभिकारक हो गया। तो हमने अभी जस्ट पढ़ा, अभिकारक को किधर लिखते हैं, बाईं ओर। दो अभिकारक है तो बीच में प्लस का चिन्ह देंगे। तीसरा देख लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद को उनको संकेतों और अनुसूत्रों के पदों को दाईं ओर लिखा जाता है। किस ओर लिखेंगे, उत्पाद को राइट साइड में लिखेंगे। अभिकारक को जैसे कि मैंने देखा अभी H2 + O2, छोटा उदाहरण याद रखने में आसान होता है। H2 + O2 क्या बन गया,
H2O, ये मेरा उत्पाद हो गया। हमने किस साइड लिखा है? राइट साइड में लिखा है। तो इसी को आपको तोड़ तोड़ कर एग्जाम में लिख देना है। आगे देखते हैं, उत्पाद के सूत्रों के बीच योग का चिन्ह है। ठीक है, मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया बना हुआ है और दो उत्पाद बने हैं, तो दोनों उत्पाद के बीच जैसे दो अभिकारक होते तो बीच में प्लस लगा देते थे, तो दो उत्पाद हैं तो राइट साइड भी दो बनेगा, तो उनके बीच एक प्लस का चिन्ह रहेगा। अभिकारक और प्रतिफल, प्रतिफल मतलब उत्पाद, ठीक है, अभिकारक और प्रतिफल मतलब जो मेरा उत्पाद प्राप्त हुआ है उसके बीच तीर का चिन्ह रहेगा। तीर का, जैसे देख लीजिए, मैं वही पुनः उदाहरण लिखता, H2 प्लस O2, क्या बनाया था हमने? H2O। ये देखिए बीच में क्या है? ये अभिकारक हो गया, ये उत्पाद हो गया। यहां बीच में कौन सा चिन्ह दिया है? तीर का चिन्ह। तो अभिकारक और उत्पाद के बीच एक क्या रहेगा? तीर का चिन्ह लगा होगा। ठीक है, और तीर की दिशा, तीर का जो दिशा होगा, ठीक है, वो क्या? अभिक्रिया की दिशा को बताएगा। ठीक है, अभिक्रिया किस डायरेक्शन में हो रहा है वो बता रहा है कि ये दोनों मिलकर ये बना रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 6 नंबर, रासायनिक समीकरण में पदार्थों की भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था मतलब पदार्थ किस रूप में है, ठोस में है या द्रव में है या गैस में है। ठीक है, वो आपको भी लिखना पड़ेगा। एक आदर्श जो समीकरण लिखा जाता है उसमें सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, देखिए रासायनिक समीकरणों में पदार्थ के भौतिक अवस्था, ठीक है, जैसे वो यदि ठोस है तो हम ब्रैकेट में S लिख देंगे। ठीक है, गैस है तो हम G लिख देंगे, जलीय है तो एक्वस लिख देंगे। ठीक है, द्रव है तो लिक्विड लिख देंगे। ठीक है, L, समझ में आया? तो उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या हुआ H2, तो ये क्या है? गैस है तो ब्रैकेट में हम G कर देंगे। ठीक है, O2 ये भी गैस है तो क्या हो गए? G कर देंगे, गैसियस अवस्था में है। तो इस तरह लिखा जाता है। तो वही लिख रहा है कि रासायनिक समीकरणों में पदार्थों की भौतिक अवस्था, जैसे ठोस, द्रव, गैस, जो भी हो, जलीय, जो भी स्थिति है उसकी जानकारी दी जाती है। अगला कंडीशन क्या है? कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया की भौतिक परिस्थिति, भौतिक परिस्थिति मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। वो फिजिकल कंडीशन मतलब वो सिचुएशन जब तक नहीं होगा तब तक अभिक्रिया होगी नहीं। वो आपको कंडीशन पहले देना पड़ेगा तब वो अभिक्रिया होगी। तो वो हो गया भौतिक परिस्थिति। जैसे कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया की भौतिक परिस्थिति, ताप, ताप यहां प होगा, सॉरी ताप होगा यहां पर, ताप, दाब, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक किसको कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं इसको। उत्प्रेरक किसको कहा जाता है बता देता हूं। उत्प्रेरक वो होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में खुद भाग नहीं लेगा लेकिन रासायनिक अभिक्रिया होने की गति को प्रभावित करेगा। तेज कर सकता है, धीमा कर सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग गांव देहात में होता है ना कि दो व्यक्ति जब झगड़ा करता है तो कोई एक सनकाने वाला आ जाता है, जाके सनका दिया, अपने जाके साइड में बैठ गया, दोनों लड़ गया। ठीक है, तो मतलब क्या वो कैटलिस्ट का काम किया, वो क्या किया? उत्प्रेरक का काम किया, झगड़ा बढ़ाने का काम किया वो। तो उसी तरह रासायनिक अभिक्रिया में होता है कि क्या होता है कि कुछ ऐसा चीज आप डाल दीजिएगा जो रासायनिक अभिक्रिया की गति तेज हो जाएगी या कम हो जाएगी, तो वो भौतिक परिस्थिति वो कहेंगे। ठीक है, तो कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया की भौतिक परिस्थितियों जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। तो आप यहाँ एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, देखिए यही उदाहरण है भौतिक परिस्थितियां। तो सिल्वर क्लोराइड जो है क्या है? सॉलिड है, मैंने बता दिया, भौतिक अवस्था बताया मैंने। ठीक है, भौतिक परिस्थितियां नहीं, यहां भौतिक अवस्था लिखा गया। भौतिक परिस्थितियां कहां लिखा है? तीर के ऊपर। ये रिएक्शन कब होगा? जब सूर्य का प्रकाश होगा तभी। जब, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग हो जाएगा। तो ये भौतिक अवस्था, ये जो जी लिख के नीचे हम दे दिए हैं और तीर दिया है, ये भौतिक अवस्था को बता रहा है, लेकिन तीर के ऊपर जो है वो भौतिक परिस्थितियां बताई गई है। वही चीज मैंने आपको यहां लिखाया है कि रासायनिक समीकरणों में पदार्थ की भौतिक अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, जलीय अवस्था जानकारी दी जाती है। देखिए मैं आपको दे दिया हूं यहाँ ठोस, ठीक है, ये सब ये क्या दे दिया? भौतिक अवस्था को बताया। और 7वें नंबर कंडीशन में जो तीर के ऊपर नीचे लगेगा वो क्या बता रहा है? भौतिक परिस्थितियां। ये भौतिक परिस्थितियां हैं। ठीक है, जिस अवस्था में केमिकल रिएक्शन होगा वो आपको कहां लिखना है? तीर के ऊपर। तो 7 कंडीशन मैंने आपको अभी तक बता चुका हूं। आगे देखते हैं। मुझे लग रहा होगा कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। यदि समझ में आ रही हैं तो आप बताएं, ना समझ में आए तो कुछ आप मैसेज करें, मैं आपको समझाने का पुनः प्रयास करूंगा। अब देखो, देखिए रासायनिक समीकरण के पहले व्यक्त करने के तरीके और समय के साथ इसमें क्या सुधार हुआ है आपके एनसीईआरटी पुस्तकों में दिया हुआ है। ठीक है, मैं उसको सिस्टमैटिक ढंग से लाया हूं। ठीक है, क्या क्या हुआ है, ठीक है,
क्या पहले रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता था, समय के साथ कैसे उसमें बदलाव आया है, तो वो देखेंगे एक एक करके, ताकि आपको सारी चीजें इस सिस्टमेटिक ढंग से समझ में आए। हमने हेडिंग, प्रॉपर हेडिंग बना के आपको सिस्टमेटिक ढंग से रखा हूं। रासायनिक समीकरण को पहले व्यक्त करने के तरीके, पहले कैसे व्यक्त किया जाता था, और समय के साथ इसमें होने वाले सुधार, समय के साथ इसमें हम क्या क्या सुधार किए। तो पहले क्या, पहले से वाक्य समीकरण के रूप में लिखा जाता था। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित किया जा सकता है, पर यह विवरण काफी लंबा हो जाता है, इस कारण वर्तमान रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अब भाई आप ही बताइए कैसे लिखेंगे। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट प्रतिक्रिया करके जल का निर्माण करते हैं, ये कितनी लंबा हो गया। ठीक है, अब साइंटिस्ट लोग को इतना लंबा लिखने में तो समय बच जाएगा, तो उनका प्रोसेसिंग पावर बहुत तेज होता है, तो संक्षेप में लिखना जरूरी है। तो ये वाक्य समीकरण को इस रूप में लिखने का क्या है, छोड़ दिया गया, क्योंकि ये काफी क्या है, लंबा हो जाता है, तो पहले लिखा जाता था। ठीक है, वाक्य के रूप में किसी समीकरण, वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित किया जा सकता है, पर यह विवरण काफी लंबा हो जाता है, इस कारण वर्तमान रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। वर्तमान में हम वाक्य के रूप में समीकरण को नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं सेकंड नंबर में क्या है, शब्द समीकरण के रूप में। ठीक है, शुरुआत में रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में लिखा जाता था, शब्दों में, जैसे जल है तो जल शब्द में लिख दिए। ठीक है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन शब्द के रूप में लिख दिए। ठीक है, तो शुरुआत में रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में लिखा जाता था, जिसे शब्द समीकरण कहते थे। ठीक है, जैसे देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन पानी बन गया, ये हो गया शब्द समीकरण। ये क्या हो गया, शब्द समीकरण हो गया। इसमें अभिकारक और उत्पाद के नाम शब्दों में लिखे जाते थे, तो ये क्या हो गया, शब्द समीकरण। लेकिन यह तरीका भी, इसमें क्या दोष है वो देखिए। यह तरीका सरल जरूर था, हम बड़े बड़े वाक्यों में जो लिख रहे थे उससे हमें बच गए, लेकिन इसमें भी कुछ खामियां निकल गई। लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि कितनी मात्रा में पदार्थ अभिक्रिया कर रहा है, पदार्थ की मात्रा क्या है, कितनी मात्रा में वो भाग लिया इस रासायनिक अभिक्रिया में, इसमें कुछ नहीं पता चलता है। इसलिए इस प्रक्रिया शब्द समीकरण को भी धीरे धीरे छोड़ दिया गया। तो वही लिख रहा है, यह तरीका सरल था, हम समय हमारा बचा, पर इसमें पदार्थों की मात्रा का पता नहीं चल रहा है। यह तरीका सरल था, लेकिन इसमें यह पता नहीं चलता कि कितनी मात्रा में पदार्थ अभिक्रिया कर रहा है, कितनी मात्रा में। तो शब्द समीकरण में अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता, अभिकारक के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पाद के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाएं ओर लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है और यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रासायनिक समीकरण को कैसे आप प्रदर्शित कीजिएगा, वो उसमें बता चुका हूं। तो इसको आप यहां भी लिख सकते हैं, नहीं तो पहले तो बता ही चुका हूं, इसलिए बार बार एक ही चीज को बताने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है कि लेफ्ट साइड में अभिकारक रहेगा, राइट साइड में उत्पाद रहेगा, दोनों के बीच प्लस रहेगा, वही सब चीजें हैं। ठीक है, आगे तीसरा है रासायनिक सूत्र के रूप में। हमने क्या पढ़ा, वाक्य के रूप में, शब्द के रूप में, अब हम पढ़ रहे हैं रासायनिक सूत्र के रूप में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये और समय बचाया। देखिए, शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को लिखा जाने लगा। अब शब्द को छोड़ दिया गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो हम लिखते थे शब्दों के रूप में, उसको छोड़ दिया गया। अब हमने क्या प्रयोग किया, रासायनिक सूत्र का उपयोग करके। तो क्या किया, H2 + O2, ये क्या बन गया, H2O। ठीक है, ये क्या हुआ, हमने सूत्रों का प्रयोग किया। अब सूत्र का प्रयोग करने के क्या क्या फायदे हुए वो देखेंगे, क्यों हमने इसको एडॉप्ट किया, क्यों हमने लाया इसको, तो ये देखा जाए। यहां पर है, मैंने इसको मैं आपको बच्चे की तरह जो भी हो मैं समझाने का प्रयास किया हूं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब रासायनिक समीकरण को सूत्रों के रूप में प्रदर्शित करने के लाभ या फायदे, ठीक है, क्या लाभ हुआ या क्या फायदा हुआ। ठीक है, देखिए, पहला तो हो गया संक्षिप्त। रासायनिक सूत्रों से अभिक्रिया को बहुत छोटे और स्पष्ट रूप से लिखा जा सकता था। ठीक है, पहला संक्षिप्त हो गया और स्पष्ट हो गया, एकदम छोटा हो गया और स्पष्ट हो गया। ठीक है, पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या, पदार्थों की सही पहचान होती है, इससे अभिकारक और उत्पाद को सटीक रूप से पहचानना आसान हो गया। ठीक है, कौन सा अभिकारक है, कौन सा उत्पाद है, सूत्रों के द्वारा पहचानना आसान हो गया, क्योंकि सबका प्रतीक होता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया तो भाई H2 प्रतीक हो गया, H2 हो गया, ऑक्सीजन तो O2 हो गया, इसका प्रतीक हो गया। ठीक है, ये तो सूत्र हो गया, प्रतीक हो गया OH। तो हमको पदार्थ वही लिख रहा है, इससे अभिकारक और उत्पाद को सटीक रूप से पहचानना आसान हो गया। परमाणुओं की संख्या का पता चलने लगा, कितने परमाणु भाग ले रहे हैं।
ठीक है, परमाणुओं की संख्या पता चलने लगी। किसमें? जब हम सूत्रों के रूप में बताने लगे। देखिए, रासायनिक समीकरण से यह पता चलता है कि अभिक्रिया में कितने परमाणु और अणु भाग ले रहे हैं। मतलब जैसे H2, भाई H2 हमने भाग लिया तो यहां हमको दिख रहा है 2 है, 2 है तो दिख रहा है, तो वही लिख रहा है कितनी, उसकी परमाणुओं की संख्या हमको दिख रही है वहां पर। जो वो चीज आपका शब्द समीकरण में नहीं हो रहा था, वाक्य समीकरण में नहीं हो रहा था, अब वो सूत्रों के रूप में हमको दिखने लगा। ठीक है, रासायनिक समीकरण से यह पता चलता है कि अभिक्रिया में कितने परमाणु और अणु भाग ले रहे हैं। ठीक है, इसे आप नोट्स के रूप में लिख भी सकते हैं। आगे देखिए, संतुलन करना आसान हो गया। ठीक है, संतुलन करना आसान है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको पता होगा कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले जितना द्रव्यमान होता है बाद में उतना ही द्रव्यमान होगा। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन होता है, तो वही चीज यहां होगा, संतुलन करना जरूरी होता है। तो रासायनिक सूत्रों की मदद से समीकरण को संतुलित करना आसान हो गया। क्यों? क्योंकि हमको अब मात्रा का पता चलने लगा, उत्पाद कितनी मात्रा में, अभिकारक कितनी मात्रा में बना है। तो हमने जब हमको मात्रा पता चल गया तो संतुलन करना आसान हो गया, जबकि शब्दों के रूप में, वाक्यों के रूप में यह नहीं हो सकता था। ठीक है, तो संतुलन करना आसान हो गया। इसे आप संक्षेप में एग्जाम में बॉक्स आइटम करके, ऐसे करके, गोल करके, ऐसे ऐसे तीर करके आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको कम शब्दों में बताना रहता है, आप इतना लिख नहीं पाइएगा। तो संक्षेप में बता दीजिएगा तो टीचर इतने योग्य होते हैं कि आपके इशारा मात्र से वो समझ जाएंगे कि आप पढ़े हैं और आपको वो नंबर देगा। ठीक है, संतुलन करना आसान हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या है। वैज्ञानिक रूप से अधिक सही है। यह तरीका वैज्ञानिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। इंटरनेशनल लेवल पर यही फॉलो होता है, तो इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैज्ञानिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह मान्य है। कौन सा? सूत्रों के रूप में बताने का तरीका। ठीक है, तो मैं यहां तक आपको समझाने का प्रयास किया हूं। आगे देखते हैं, कंकाली समीकरण। एक एक शब्द जो आपके एनसीईआरटी में है मैं तोड़ तोड़ कर निकाल दिया हूं, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि हमको आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, कंकाली समीकरण। ठीक है, स्कैटर केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं? कंकाली समीकरण। कंकाल किसको कहते हैं? आप लोग तो जानते हैं, वैसा कोई व्यक्ति जिसके शरीर में हड्डी तो पर मांस ना हो, उसको क्या बोलते हैं? कंकाल है। ठीक है, तो उसी तरह रासायनिक समीकरण में भी कंकाली समीकरण होता है। देखिए क्या कहते हैं, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादकों के रासायनिक सूत्र तो लिखे होते हैं, रासायनिक सूत्र लिखा हुआ है, अभिकारक और उत्पाद का रासायनिक सूत्र तो लिखा हुआ है, लेकिन वह संतुलित नहीं है। मतलब अभिकारक कितनी मात्रा में भाग लिया और उत्पाद कितनी मात्रा में बना है, दोनों में अंतर आ रहा है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि आप कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो जितना मात्रा में अभिकारक है उतनी मात्रा में उत्पाद भी बनेगा। लेकिन यदि हम रासायनिक अभिक्रिया हुआ है तो अभिकारक की मात्रा जितनी है और उत्पाद की मात्रा उतनी नहीं है, तो हम क्या समझेंगे कि यह समीकरण असंतुलित है, और असंतुलित समीकरण को हम कहते हैं कंकाली समीकरण। तो लेकिन वह संतुलित नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण, स्कैटर केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ देते हैं। जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के रासायनिक सूत्र तो लिखे होते हैं लेकिन वह संतुलित नहीं होता है, वो संतुलित नहीं है, उसे कंकाली समीकरण कहते हैं। मतलब वहां पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू नहीं है। तो जहां द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू नहीं है उसे हम कंकाली समीकरण कहेंगे। जैसे H2 + O2। ठीक है, देख लिया जाए उदाहरण, H2 + O2। यहां पर हाइड्रोजन के है, दो परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु लेने, यहां ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। तो ये क्या द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हो रहा है? नहीं, यहां पर अभिकारक जितना है उत्पाद उतना नहीं प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? कंकाली समीकरण। ये क्या है? कंकाली समीकरण का उदाहरण है। तो यह एक कंकाली समीकरण है क्योंकि दोनों और परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, इसीलिए हम इसको कंकाली समीकरण कहेंगे। अब आगे देखते हैं यहां पर संतुलित, इसी का अगला भाग, संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए रासायनिक समीकरण को कितने तरीके से लिखा जा रहा है, कितने तरीके से बताया जा रहा है। मैं सब सिस्टमैटिक ढंग से आ रहा हूं, आप नोट जो मैं बता रहा हूं उसको धीरे धीरे आप पढ़िएगा तो आपको सब समझ में आएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान क्या है? उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान, और द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, अभिकारक, इसको गोल 2 भाग में अलग कर लीजिए। क्या है?
उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान राइट साइड में जितना आपका बना है और लेफ्ट साइड में अभिकारक का जितना द्रव्यमान था दोनों बराबर अवस्था में होगा। क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना तो विनाश। ये हो गया क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान राइट साइड में जितना द्रव्यमान रिएक्शन के बाद बन रहा है, ठीक है, और अभिकारक तत्वों का जितने अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ थे, अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान बराबर होता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात, रासायनिक अभिक्रिया होने के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। पहले जितना था बाद में भी उतना रहती है। ठीक है, इसीलिए कंकाली समीकरण को क्या होता है, संतुलित करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वहां द्रव्यमान संरक्षण का नियम है भाई। पहले जितना परमाणु भाग लिया है उतना ही उत्पाद हमारा बनना चाहिए, यदि नहीं है तो ये क्या हो गया, कंकाली। लेकिन हमने बताया है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान का विनाश नहीं हो सकता है। ठीक है, ना तो निर्माण होता ना विनाश, इसलिए जितना यहां भाग लिया है उतने परमाणु उधर भी होने चाहिए। तो इसीलिए क्या कह रहा है, दोनों तरफ संख्या क्या होता है, बराबर। वही लिख रहा है, इसलिए कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है ताकि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो। अब यहां पर देखिए उदाहरण 2H2 + O2 कितना हुआ, 2 दूनी 4, 4 हो गया, 4 हाइड्रोजन। देखिए 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन हो गया। इधर 2 ऑक्सीजन है इधर। ठीक है, यहां भी 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, यहां भी क्या है, 2 आगे, O के आगे 2 है, तो 2 ऑक्सीजन इधर हो गया, 4 हाइड्रोजन इधर हो गया, 4 हाइड्रोजन इधर है, 4 हाइड्रोजन उधर है, तो अभिकारक भी 4 हाइड्रोजन, उत्पाद भी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी 2। ठीक है, तो ये क्या हुआ, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भौतिक अवस्थाओं को संकेत से जोड़ना पहले ही बता चुका हूं कि आधुनिक रासायनिक समीकरणों में कुछ अतिरिक्त जानकारियां दी जाती है, जैसे अभिकारक उत्पाद के बाद ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट में जैसे दिया, ये ब्रैकेट में है ना, यहाँ ब्रैकेट में हमने लिख दिया, ब्रैकेट में जैसे पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव, गैस, जलीय लिख दी जाती है। तो ये आधुनिक अवस्था में ये सब है, मैं पहले ही आपको इसको बता चुका हूं। आगे देखते हैं, ये भी बता चुका हूं, भौतिक परिस्थिति जो तीर के ऊपर लिखा जाता है ये भी बता चुका हूं। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, जो वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा था, अब देखिए द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसको कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, जितना उत्पाद तत्व का कुल द्रव्यमान जो बना है, अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान जो अभिक्रिया में भाग लिया है उसका कुल द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात, रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। अभिक्रिया होने से पहले परमाणु की संख्या और अभिक्रिया होने के बाद परमाणु की संख्या क्या होगा, समान रहती है। इसे ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, सिद्धांत क्या है। आगे देखते हैं, अभिकारक मैंने आपको बताया था कि मैं आगे डिफाइन कर चुका हूं। अभिकारक क्या होता है कि पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, क्या कहते हैं, जो भाग लेते हैं अभिक्रिया में, जो भाग लेते हैं और आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अभिकारकों को रासायनिक समीकरण में किधर लिखते हैं, तीर के बाईं ओर लिखा जाता है। यदि अभिकारक की संख्या 1 से अधिक हो तो उनके बीच क्या लगाते हैं, योग का चिन्ह। मैं बता चुका हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं। अभिकारक को किधर लिखते हैं, तीर के बाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, 2 अभिकारक है तो बीच में योग का चिन्ह लगा देंगे, ये बता चुका हूं आपको। अब उत्पाद देखते हैं, मैं उत्पाद भी बता दिया हूं। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं, अभिक्रिया होने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे ही उत्पाद कहते हैं। उत्पाद को रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा तीर के दाईं ओर लिखा जाता है। किधर, दाईं ओर, दाईं ओर लिखा जाता है। यदि उत्पाद की संख्या 1 से अधिक है तो यहां भी वही सिद्धांत लागू होगा, उसमें भी बीच में हम क्या देंगे, जोड़ का चिन्ह, योग का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आप खुद देखिए, यहां पर उदाहरण दे दिया हूं मैं आपको, देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ठीक है, समझ में आया क्या है, ये उत्पाद हो गया तो मैग्नीशियम तीर का चिन्ह, ठीक है, तीर का चिन्ह लगा दिया है। 2 उत्पाद है तो बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया गया है। ठीक है, उत्पाद हो गया। हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड,